नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और देश की बात में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उन तथाकथित भटके हुए नौजवानों की जो हमारी सेना पर ही पत्थर बरसाते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित पत्थरबाजी की भी हम बात करेंगे और सुरक्षा बलों पर दो तरफा हमलों को भी हम समझेंगे और समझेंगे क्या इन हमलों का माकूल जवाब हो सकता है। राम मंदिर की बात होगी। राम मंदिर मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को सुप्रीम कोर्ट का जो झटका लगा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या विवादित मुद्दों पर बदल रही है मुस्लिम नेताओं की सोच और बीजेपी को लेकर क्या सोच रहे हैं आज के मुसलमान, ये हम आपको बताएंगे आपको कि अब कहां है पीएम मोदी की नजरें। बताएंगे कि गुजरात सरकार ने गौ हत्या कानून में क्यों किए हैं बदलाव और इसका क्या असर हो सकता है, ये भी हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे और यहाँ पर क्या मुलायम की छोटी बहू अपर्णा अब बीजेपी के खेमे में जाना चाहती हैं, क्यों बार बार वो योगी के करीब आना चाहती हैं और आज गौशाला के बहाने क्यों उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपने गौशाला में बुलाया और इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दिखाएंगे आपको कि यूपी सरकार की प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के अभियान के साथ एपीएन की नई मुहिम। सुनिए योगी जी। योगी राज से बेखबर डॉक्टर और अस्पताल, फर्जी परीक्षार्थियों के साथ फर्जी शिक्षकों का जो बेखौफ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम स्तर पर सुधार की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन क्या वाकई कहीं कुछ असर अभी तक हुआ है, इसका हम एक रियलिटी चेक आपके सामने रखेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के अस्पताल बेहाल हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष ध्यान देने की क्यों ज़रूरत है। शिक्षा की भी पूरी बात हम करेंगे कि कैसे तमाम कोशिशों के बावजूद नकल अभी भी जारी है। आपको दिखाएंगे कि एक वार्डन की छात्राओं के साथ कैसी शर्मनाक हरकत एक वार्डन ने की है, इस पर भी ज़रूरी है। जिस देश में बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा हो वहां पर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय होती हैं। इसके अलावा बहुत कुछ होगा हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम याद करेंगे एक खूबसूरत अभिनेत्री को जिन्हें आप ट्रेजेडी क्वीन यानी कि मीना कुमारी के नाम से जानते हैं और इसके अलावा आज जिस तरह से अदालत की दुनिया से तमाम बड़ी खबरें आई हैं उनका भी जिक्र हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं राम का नाम लेकर। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि उसे वक्त चाहिए और सुब्रमण्यम स्वामी को भी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आप इसके अकेले पक्षकार नहीं हैं, इसलिए आप इस तरह की बात ना करें। राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर मामले पर रोजाना सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की थी। इन्होंने अनाधिकृत रूप से मेंशन कर दिया, सीजे ने एक अपनी विचार पेश किए, वो विचार तो गलत कभी है ही नहीं, पर यह है कि इसके ऊपर कार्रवाई वो बोर्ड बाकी सब करेंगे, जबकि कोई अधिकृत रूप से कुछ आए उनके सामने तो वो कंसिडर करें उसको। कोर्ट का फैसला आने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मामले में दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उधर हिंदू धर्मगुरु मंदिर पर अड़े हैं और रामलला की जमीन भगवान में निहित है, वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी हिंदू किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें 1 इंच जमीन भी किसी को देने का नहीं है। इसलिए समझौता हो ही नहीं सकता। हम रामलला की जमीन के साथ समझौता नहीं कर सकते। जो रामलला के मंदिर बनने जा रहा है कब है, अब देखिए कब कोर्ट के रुख के नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंतरात्मा का मन है कि अब जल्दी से जल्दी बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में दोनों पक्षकारों को और समय देने की जरूरत है। वहीं पक्षकार वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि स्वामी कोई पार्टी नहीं है। So today, after making query from Dr. Swami that whether you are party, he said that no, he is not party. Then it was quite obvious that the Supreme Court may not entertain his plea at all. सभी लोगों ने उसको कहा कि अगर कोर्ट मध्यस्थता करेगी तो सब लोग तैयार हैं। कुछ गाइडलाइंस वगैरह अगर कोर्ट तैयार करती है कि इस गाइडलाइंस में बात होगी
तो ज़रूर सब लोग बात करेंगे और बात होनी चाहिए, लेकिन वो ईमानदारी के लिए होनी चाहिए कि बात के मसले को हल करने के लिए, मसले को और आगे बढ़ाने के लिए नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अयोध्या मामले की तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि ये धर्म और आस्था का मामला है और ऐसे में बेहतर होगा कि इसका निपटारा कोर्ट के बाहर हो जाए। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को आज यानी 31 मार्च तक की समय सीमा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस देश में राम और रहीम एक हैं, इस तरह के संदेश आज तक दिए जाते रहे हों। जहां गंगा जमनी तहजीब की बात होती रही हो, वहां पर जब ऐसी भाषाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है कि चिंता की लकीरें ज़्यादा खिंच जाती हैं और कई बार शक भी होने लगता है कि आखिर हम किस तरह की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के सूर्य नमस्कार और नमाज में समानता के बयान के बाद मुस्लिम धर्म नेताओं के बीच अच्छा संदेश गया है। हालांकि राम मंदिर का एक ऐसा विवाद है जिसमें आप बार बार देख रहे हैं कि किस तरह से मतभेद है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्तर हैं, कुछ ऐसे भी मसले हैं जहां पर सभी एक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने इसकी सराहना की। वहीं उन्होंने मुसलमानों में कट्टरपंथ के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। देश में 3 तलाक के मुद्दे पर बहस छिड़ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुसलमानों की सोच में भी बदलाव आने लगा है। आदित्यनाथ योगी ने सूर्य नमस्कार और नमाज में समानता की बात कहकर अपनी उग्र हिंदुवादी छवि को बदलने की कोशिश की है। योगी का ये संदेश मुसलमानों तक पहुंचने के भी संकेत मिलने लगे हैं। नमाज में हम लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और लोग योगा भी अपने तरीके से करते हैं। बहरहाल जो लोग जिस भी नज़र से देखें उनका नज़रिया यह होना चाहिए कि दोनों कौमों को बांटने के बजाय जोड़ने का काम करें, तो वो हम समझते हैं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कल्बे सादिक जैसे उदारवादी नेताओं के सुधारवादी नजरिए के सामने सबसे बड़ा रोड़ा मुस्लिम कट्टरपंथी नेता है। ये नेता कल्बे सादिक के ऐसे बयानों के हामी नहीं है। खुद कल्बे सादिक ने कई बार ये बात खुलकर कही है कि ऐसे नेता ही मुल्क और कौम की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मुसलमानों की महफिल में भी तकरीर करते हुए वो साफ कहते हैं कि मुस्लिमों का सबसे अधिक नुकसान खुद मुसलमानों ने किया है। उन्हें योगी से नहीं बल्कि ओवैसी और अयूब जैसे लोगों से खतरा है। हमारी लाइन यही है कि हम हिंदुओं के जो धार्मिक हैं उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारे भाई, हम हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, हमारे पास 11 वॉल्यूम्स उसकी मौजूद हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑन हिंदुइज्म। हम जानते हैं, लेकिन हम डर के मारे यहाँ बात नहीं कर पा रहे। हम कहा कि ये लोग अभी मारने लगे हैं हमको। हमें योगी सरकार से कोई डर नहीं है, हमको मुस्लिम लीडरशिप से डर है। क्या अभी आपने मारने वाली बात, कौन आपको मारने लगेगा? मुसलमान। क्यों? किसने मारे? इसलिए मारे कि वो सब उनकी जो सोच है वो इमोशनल है, रैशनल नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है मुसलमानों के। मौलाना कल्बे सादिक ने साफ कहा कि मुस्लिम नेता इन मसलों को लेकर इमोशनल हैं क्योंकि उनकी सोच तार्किक नहीं है। उन्होंने मजहबी नेताओं को तार्किक बनने की सीख दी। एक कदम आगे बढ़कर मुस्लिमों से आदित्यनाथ सरकार को लेकर खौफ को खत्म करने को कहा। वहीं अयोध्या मसले पर भी उदारवादी मुस्लिम नेता बयानों और पोस्टरों के जरिए राम मंदिर पर आम राय की फिजा बनाने में जुट गए हैं। सचिन शर्मा, एपीएन। जब देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा हो मानो जो अल्पसंख्यक हैं वो बिल्कुल हिंदू विरोधी हो गए हैं और जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक विरोधी हो गए हैं, ऐसे में इस तरह की खबरें बहुत राहत देती हैं और उस सियासत को भी पहचानने में हमारी हमराह होती हैं जो सियासत इंसान को इंसान से बांट देती है। एक और हमारे पास एक अच्छी खबर है। एक और राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुद्दे पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार हिंदू और मुस्लिम कट्टरवादी नेता 1 इंच ज़मीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं एक ऐसी जगह है जहां पर एक भाई हिंदू है तो दूसरा भाई मुसलमान है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं सुलह कुल की नगरी आगरा में एक गांव ऐसा भी है जहां हर घर घर परिवार गंगा जमुना तहजीब की जीती जागती मिसाल है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
यह है गांव खेड़ा साधन। यहाँ फिजा में कौमी भाईचारा है तो हवाओं में गंगो जमन की खुशबू। यहाँ आप किसी किशोर या अशोक को नमाज पढ़ते देख सकते हैं तो किसी मल्लूक या अब्दुल को आरती करते देखें तो चौंकीगा नहीं। सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खुशी और गम साझा करते हैं। यही नहीं, एक ही घर में साथ साथ भी रहते हैं। इनके बीच खून का भी रिश्ता है। हिंदू और मुस्लिम यहाँ भाई भाई नहीं बल्कि सगे भाई हैं। यूपी में लव जिहाद और एंटी रोमियो जत्थे बन रहे हैं, लेकिन यहाँ तो रिश्ता ही मोहब्बत का है। ऐसा है, यहाँ कोई दंगे फंगे का काम नहीं है। मुसलमान खूब बढ़िया मिलके रहते हैं, एक ही बाप की औलाद है। यहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रियाज अहमद के सामने गीता और कुरान एक साथ रखी है। उन्हें सांप्रदायिक दंगों की बात से बड़ी हैरानी होती है। वो बताते हैं कि गांव के बाकी लोगों की तरह वो भी होली और दिवाली खूब धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ इस्लाम की सिर्फ 3 मान्यताएं हैं: खतना, हलाल मीट और अंतिम संस्कार। बाकी किसी लिहाज से मुसलमान हिंदू से जुदा नहीं। उनका कहना है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने अपनी राय बूचड़ खाने बंद किए जाने पर बड़ी संजीदगी से कही। धर्म ने 8 वस्तुओं को उत्पन्न किया था। आगरा से 50 किलोमीटर दूर इस खेड़ा साधन गांव की आबादी करीब 7000 है, जिनमें से तकरीबन 2500 सदस्य मुस्लिम हैं। यहाँ एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो उनमें से 2 हिंदू हैं और 2 मुसलमान। पति अगर हिंदू है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी मुसलमान है या उसके बच्चों के नाम हिंदू परंपरा से रखे गए हैं या इस्लामी। यहाँ मुसलमान मंदिरों में जाते हैं और हिंदू दरगाहों पर। ईद और दिवाली पर आप किसी घर को देखकर बता नहीं सकते कि यहाँ कौन से धर्म के लोग रहते हैं। जहाँ अतर सिंह के पिता का नाम रिजवान और मलूक के दादा का नाम सुलेमान हो, तो वहीं अरमान के पिता का नाम राजपाल है। मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। बताया जाता है यहाँ पे एक ही परिवार में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ये क्या मामला है? हाँ, एक परिवार में थे हिंदू। कितने परिवार हैं ऐसे यहाँ पर जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं? वे अलग अलग 2 कुटुंब के हैं। एक ही परिवार के हैं और दोनों भाई भाई भी हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है। असरार तो कई दफा गोवर्धन की परिक्रमा लगा चुके हैं और नवरात्रों से कुछ दिन पहले करौली जाकर देवी माता के दर्शन भी कर आए हैं। बहरहाल, देश में भले ही हिंदुत्व और मुस्लिम कट्टरवाद पर बहस चल रही हो, लेकिन इस गांव के लिए ये बहस बेमानी है, क्योंकि यहाँ सहर होते ही प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे की सदाएं गूंजा करती हैं। तो अजान और आरती की घंटियों की आवाज से हर सांझ ढलती है। रजत मिश्रा के साथ शैलेंद्र सिंह, आगरा, APN। तो जब मेल मिलाप की बात चल रही हो, एक दूसरे से जुड़े रहने की बात चल रही है, तो एक और खबर हम आपको दिखाते हैं जहां पर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश नजर आती है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की NGO द्वारा संचालित गौशाला देखने आज पहुंचे। दरअसल योगी के CM बनने के बाद अपर्णा और प्रतीक उनसे मिलने गए थे। इस दौरान ही उन्होंने योगी को गौशाला आने का न्योता दिया था। सूबे की सियासत के नजरिए से इस दौरे को बेहद अहम माना जा सकता है। जहां प्रतीक और अपर्णा CM योगी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे अपर्णा की काऊ डिप्लोमेसी का भी नाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि अपर्णा भी बिष्ट हैं और उत्तराखंड से हैं और योगी आदित्यनाथ भी बिष्ट हैं और उत्तराखंड से उनका संबंध है। वहीं के वो जन्मे हुए हैं, वहीं के वो नागरिक रहे हैं। ऐसे में क्या एक नए तरीके का भाई बहन का प्यार उभर रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गौ प्रेम से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के ये तथाकथित भाई प्रेम का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले अजय बिष्ट यानी आदित्यनाथ योगी और अपर्णा बिष्ट यानी अपर्णा यादव दूसरी बार साथ साथ नजर आए जब इन्होंने लखनऊ में कान्हा उपवन का दौरा किया। उनके साथ अपर्णा के पति और मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी मौजूद थे। CM योगी ने कान्हा उपवन में ज्यादातर समय गौशाला में गायों की सेवा और उन्हें गुड़ और चारा खिलाने में व्यतीत किया। सरोजनी नगर में स्थित इस गौशाला को अपर्णा यादव का एक NGO चलाता है। जो गाय और नंदी जो आवारा बछिया हो चाहे वो बछड़ा हो, उसके लिए और एक्सपेंशन की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और अधिक इसकी समीक्षा करके जो कमियां होंगी उसको दूर कराएंगे।
वैसे तो इससे पहले अपर्णा यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीएम योगी से उनकी दूसरी मुलाकात के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि अपर्णा इस दौरे को सियासत से दूर रखने की बात कह रही है। We are the civilians of this उत्तर प्रदेश एंड वो मुख्यमंत्री हैं हमारे। आगे भी मुलाकातें होंगी क्या? आगे भी कुछ निर्देश? जब वो नहीं भी थे मुख्यमंत्री तब भी मिले थे, और तब भी जो है मुझे लगता है राजनीतिक शिष्टाचार का समय है, 21वीं शताब्दी में है, वो अगर बड़े हैं तो हमें उनकी रिस्पेक्ट। VIP गेस्ट हाउस मिलने गए थे तो यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए मिलने गए थे, और आज यहाँ पे क्योंकि आमंत्रित किया था तो यहाँ पे जब बुलाया मैंने है तो मेरा होना जरूरी है। आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रतीक और अपर्णा ने उनसे मुलाकात की थी। इसी दौरान दोनों ने सीएम योगी से गौशाला आने का निवेदन किया था। वहीं अपर्णा यादव ने अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने की सीएम योगी की पहल का स्वागत किया है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। राजनीति ऐसी चीज होती है कि न जाने कैसे कैसे प्रतीकों को ढूंढ के लाती है और कैसे कैसे चीजों को प्रतीक बना देती है। गौ और गौशाला और राम मंदिर तमाम चीज़ें शायद कुछ ऐसे ही प्रतीक हो गए हैं, लेकिन जब गायों की बात चल रही है तो यूपी और कुछ दूसरे राज्यों में अवैध बूचड़खानों पर चल रही कार्रवाई के बीच गुजरात विधानसभा ने एक कड़ा कानून पास किया है। इस नए कानून के तहत अब गो हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। गौहत्या को लेकर गुजरात सरकार ने सख्ती की है। राज्य में अब गौहत्या पर उम्र कैद की सजा दी जाएगी। देश भर में गौहत्या पर यह सबसे सख्त सजा होगी। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन गौहत्या संशोधन बिल पास किया गया, जिसमें गौरक्षा के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में अब गायों की तस्करी पर 10 साल की जेल होगी। इससे पहले गौहत्या पर बने इस कानून के तहत 7 साल की जेल होती थी। गौहत्या संशोधन बिल पास होने के बाद अब इसके तहत लगने वाली पेनल्टी को भी 2 गुना यानी 1 लाख कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे। सरकार ने कहा कि नए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। गौमांस ले जाने पर भी 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसका हल निकालना चाहिए। पहले तो कह दिया सब बूचड़खाने बंद करेंगे, बूचड़खाने चला रहे, मीट बिकवा रहे, तो ये तो इनका जो दोहरी नीति है। गुजरात में गोरक्षा कानून में बदलाव उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद किया गया। यूपी के सीएम आदित्यनाथ गौरक्षा अभियान के बड़े अगुवा माने जाते रहे हैं। गुजरात में 2011 में गाय और गोवंश की तस्करी पर रोक लगाई गई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी यहां के मुख्यमंत्री थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे पिछले साल ऊना में गो हत्या का शक होने पर कुछ लोगों ने दलितों की पिटाई कर दी थी। इसके बाद देश भर में इस घटना की काफी निंदा हुई थी। देश भर में कई जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। मायावती ने तो इसे यूपी चुनाव में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका लाभ भले उन्हें कुछ न मिला हो। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हम आज से एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का ध्यान हम उन तमाम विषयों पर खींचने की कोशिश करेंगे जहां जरूरी है। और आज इसी मुहिम का हमने नाम दिया है, सुनिए योगी जी। यूपी की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी राज्य की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन नौकरशाह हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जिला अस्पतालों में डॉक्टर समय से नहीं पहुंचते और जब पहुंचते हैं तो मरीज की ओर ध्यान नहीं देते। कहीं डॉक्टर गायब तो कहीं जांच मशीनों के लिए टेक्नीशियन ही नहीं है, कहीं स्टॉक में दवाओं की कमी है तो कहीं रोगियों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। यूपी के जिला अस्पतालों पर देखिए APN का ये रियलिटी चेक, और हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस पर जरूर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद साल 2014 के बाद PM के संसदीय क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल का नजारा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ न तो मरीजों के कमरे में जरूरी सुविधाएं हैं और न ही मरीज के परिजनों के सिर पर छत। यहाँ तक कि अति संवेदनशील बर्न वार्ड के आसपास गंदगी का अंबार है, जिससे मरीजों में संक्रमण का खतरा बना रहता है।
अस्पताल परिसर में हर तरफ पशुओं का कब्जा है, तो वहीं साफ पानी की भी व्यवस्था नहीं है और पूछने पर अधिकारियों का वही रटा रटाया जवाब मिलता है। अभी तो मैं फिलहाल अभी जस्ट नया आया हूँ और विद इन 2 वीक्स ही आपको सारी व्यवस्था दुरुस्त मिलेगी। कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला में मरीजों के तीमारदारों की माने तो अस्पताल में ना तो पानी और ना ही बिजली। डॉक्टर कभी कभार मरीजों को देखने आ जाते हैं। ये बताइए, यहाँ ना पानी है ना कोई सुविधा है, मरीज कहाँ जाए पानी लेने? लैट्रिन वगैरह कर रहे तो पानी नहीं आ रहा है, तो कहते पानी यहाँ आता नहीं है। अब बताइए मरीज रात में जाए तो कहाँ लेके जाए पानी? ना पंखा है ना पानी है लैट्रिन बाथरूम में। दवा तो नहीं, दवाई तो हम खरीद के कल लाए थे, लिखी थी। हाँ, बाहर से कल लाए थे। वहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का गृह जिला होने के चलते गोरखपुर जिला अस्पताल में हालात फिर भी बेहतर पाए गए। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेंटर, एक्सरे मशीन, ब्लड बैंक और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मरीजों का कहना है कि उन्हें महंगी दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। सुनिए अस्पताल के सुपरिटेंडेंट इंचार्ज का मामले में क्या कहना है। मरीजों की समस्या का समाधान करने के लिए फोन पे अथवा जो है सशरीर जो है मौजूद रहता हूँ और कोई भी शिकायत आने पे उसका समाधान तुरंत करता हूँ। इसको लिंगाराम नहीं किया जाता है, इससे मरीजों में काफ़ी संतोष है। एपीएन की टीम सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में भी रियलिटी चेक के लिए जब सुबह 10 बजे पहुंची तो पाया कि मरीजों का अस्पताल में जमावड़ा लग चुका था, लेकिन अधिकतर कमरों में डॉक्टर नदारद थे। कुछ मरीजों ने साफ सफाई व्यवस्था की तारीफ की, लेकिन दवाओं को बाहर से लेने पर नाराजगी जताई। एक मरीज का आरोप था कि उसकी मां की आंख के ऑपरेशन के लिए अस्पताल से 3000 रुपए की मांग की गई है। वहीं अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में स्वीपर मरीजों के प्लास्टर काटते देखे गए। पूछने पर अस्पताल प्रशासन कर्मचारियों की कमी का रोना रोने लगा। कुछ डॉक्टरों की कमी के नाते, कुछ छुट्टी लेने के नाते कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि कमी रह जाती है किसी स्तर पर। हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए मेरठ के प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल का हाल। लोगों का कहना है कि हालात पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं। पहले न तो दवाइयां मिल पाती थी और न ही डॉक्टर दिखाई देते थे, लेकिन राज्य में निजाम बदलने के साथ व्यवस्था भी बदली है। अभी भी वार्डों में पंखे नहीं चलते, पीने का साफ पानी नहीं मिलता और रात में ड्यूटी पर स्टाफ नहीं रहता। नई सुविधा कोई नहीं मिल नहीं पा रही, ना भर्ती कर रहे, ना कुछ दवाई दे रहे, ना कोई सुनवाई करे। वहाँ भी ये कह रहे कि लाइन में लग कर ले दवाई हम ऐसे नहीं देंगे, चाहे इतने में मरीज मर जावे। बुंदेलखंड के बांदा राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी हालात राज्य के दूसरे जिला अस्पतालों की तरह ही नजर आए। डॉक्टर 10 की बजाय 11 बजे अस्पताल पहुंचते हैं और घंटे भर बाद ही अस्पताल से रवाना हो जाते हैं। सबसे बदतर हाल बर्न विभाग का देखने को मिला, जहां गंभीर रूप से जले मरीजों को वार्ड की छत तक नसीब नहीं है और उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी में खुले में लेटना पड़ रहा है। अस्पताल के हर हिस्से में गंदगी और पान गुटखे की पीक दिखाई देती है। सुसज्जित औषधि भंडार तो है, लेकिन दवाएं नहीं मिलती। जब हमारी टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची तो वहां का हाल भी जिला अस्पताल से जुदा नहीं था। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मेडिकल कॉलेज में भी योगी सरकार के आदेश पर सफाई की कस्में तो सभी ने ले ली, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भी जगह जगह गंदगी और पान गुटखे की पीक बिखरी मिली। यहाँ अत्याधुनिक जांच मशीनें तो हैं, लेकिन वो सब बिना टेक्नीशियन के सफेद हाथी ही बने हुए हैं। वहीं इन गड़बड़ियों को लेकर जब हमने मेडिकल कॉलेज प्रभारी से बात की तो उन्होंने स्टाफ की कमी बताकर मामले को टालने की कोशिश की और नदारद डॉक्टरों के सवाल पर कार्रवाई करने की बात कही। क्लियर कट मैसेज ऊपर से है कि जो डॉक्टर समय से नहीं आते हैं या जो अनुपस्थित रहते हैं उन पर जो भी नियमों के संगत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसको किया जाए, यहाँ तक कि उनको सेवा से मुक्त भी किया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन यूपी में हालात कुछ ज्यादा ही बुरे हैं। इसके लिए सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इसके लिए सबको मिलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा ताकि यहाँ की व्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित किया जा सके। अब नई सरकार है और जनता को बहुत सारी इस सरकार से उम्मीदें हैं। ऐसे में जनता की उम्मीदों पर योगी सरकार कितना खरा उतर पाती है, ये जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आपको बता दें कि इस मुहिम में हम आपका भी साथ जरूर चाहेंगे।
योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला, उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि वो पूरे प्रदेश का विकास चाह रहे हैं और हर तरफ अच्छी व्यवस्था चाह रहे हैं। ऐसे में हमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद करनी चाहिए और जहां भी आप अव्यवस्था देखें आप एपीएन तक ज़रूर पहुंचाएं और हम आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और हम इस बात की उम्मीद भी करेंगे कि मुख्यमंत्री उस पर त्वरित कार्रवाई करके व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप किस तरह से जुड़ सकते हैं ये हम आपको बता दें कि यदि आपके पास आपके आसपास कोई भी अव्यवस्था दिख रही है तो आप हमें सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़कर अपनी खबर, अपना फुटेज वो पहुंचा सकते हैं और हम इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक पहुंचाएंगे। हमारा ट्विटर पेज है एपीएन न्यूज इंडिया और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। हमारे ट्विटर पेज को आप फॉलो करके और यहाँ पर डीएम के जरिए आप अपनी पूरी खबर हम तक पहुँचा सकते हैं, पूरी जानकारी पहुँचा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है एपीएन न्यूज इंडिया, इस पर भी आप अपने वीडियोज़, अपनी प्रतिक्रियाएँ डाल सकते हैं। हमारे साथ ईमेल से जुड़ने के लिए आपको contact@apnlive.com टाइप करना होगा और इसके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो एपीएन की ये कोशिश है कि प्रदेश की हालात किसी तरह से सुधरें और तमाम उन जगहों पर जहां ज़रूरत है विकास की, जहां ज़रूरत है व्यवस्था की, जहां ज़रूरत है सुधार की, वो तस्वीरें हम सामने रखें सरकार के, ताकि सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आज की मुहिम में हमने आपको अस्पतालों की पूरी जानकारी दी। आगे आने वाले समय में हर क्षेत्र के हर क्षेत्र और हर स्तर पर जाकर अव्यवस्था को दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि उसे सुधारा जा सके। एक और अव्यवस्था है, वो है शिक्षा की दुनिया में। नई सरकार को अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी कमियां हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं का खेल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, लेकिन महाराजगंज में फर्जी छात्र परीक्षा देते पकड़े गए तो वहीं बदायूं में सामूहिक नकल कराने के आरोप में कई शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नकल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। महराजगंज जिले के पनरिया थाना क्षेत्र के सुभागी देवी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल के 6 परीक्षार्थियों के स्थान पर 6 मुन्ना भाइयों को परीक्षा देते समय पकड़ा गया। ये सभी फर्जी छात्र एक बड़े नकल माफियाओं के लिए काम करते हैं। पकड़े गए युवकों ने बताया कि उन्हें दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने के लिए 3000 रुपए मिलते हैं। ऐसे छात्र जो कभी विद्यालय नहीं जाते, उन्हें प्रथम श्रेणी में पास कराने के लिए नकल माफिया 15 से 20,000 रुपए लेता है। पकड़े गए सभी युवक फरिंदा थाना क्षेत्र के एक ही गांव के हैं। आज सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल की परीक्षा में 6 नकलची पकड़े गए हैं जो दूसरे की प्रश्न पत्र पर परीक्षा दे रहे थे। उसके बाद 6 को जो है कॉपी उनके सील कर दी गई और इनको FIR दर्ज करने के लिए महोदय से सूचना दे करके उनको FIR दर्ज करने के लिए सूचना दे दिया गया है। जबकि बदायूं जिले के अलापुर थाना क्षेत्र के ककराल कस्बे में नगरपालिका इंटर कॉलेज में जब जिला विद्यालय निरीक्षक ने छापा मारा तो वहां कई कक्षाओं में सामूहिक नकल की जा रही थी। इतना ही नहीं, मोबाइल के जरिए भी सवाल हल किए जा रहे थे। कॉलेज में आज सामाजिक विज्ञान और उर्दू का पेपर था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नकल की जा रही थी। कॉलेज में एक फर्जी शिक्षक भी पकड़ा गया जो एग्जाम ड्यूटी कर रहा था। DIOS ने देर शाम DM से जानकारी साझा कर कॉलेज के 7 अध्यापकों और फर्जी शिक्षक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। DIOS का कहना है कि कॉलेज सेंटर को डिबार करने की संस्तुति कर दी गई है और आज का पेपर निरस्त कर दोबारा कराने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया। और उस अध्यापक जिसका मोबाइल बरामद हुआ था, उस अध्यापक के साथ कुल 7 लोगों के खिलाफ 7 नामजद और एक अन्य जिनके मोबाइल पे वार्ता हो रही थी, कुल 8 लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। आलोच विद्यालय को डिबार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को लिखा जा चुका है और आज की परीक्षा चूँकि सामूहिक नकल की घटना पाई गई है, परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए परीक्षा को निरस्त करने की संस्तुति। राज्य में नई सरकार आने के बाद नकल पर नकेल लगाने की कार्रवाई जारी है। 54 सेंटर की परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया गया, जबकि 57 परीक्षा केंद्रों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 7 जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। अब तक 1419 छात्रों को नकल के आरोप में पकड़ा गया। इसके अलावा 359 शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सरकार ने नकल के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, लेकिन इन सब के बावजूद नकल का खेल बदस्तूर जारी है।
महराजगंज से अर्जुन कपूर मौर्य के साथ पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN बदायूं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां की हर खबर पर पूरे देश की नज़र होती है। आपने नकल की खबर देखी, आपने अस्पताल की खबर देखी, एक और खबर है जो विचलित करने वाली है। मुजफ्फरनगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हॉस्टल वार्डन द्वारा विद्यालय की छात्राओं को निर्वस्त्र करके कक्षा में बैठने का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। इन छात्राओं को मजबूर किया गया कि वो निर्वस्त्र होकर कक्षा में बैठें। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के तिगरी गांव स्थित सरकारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्कूली छात्राओं के उत्पीड़न से जुड़ा ऐसा घिनौना मामला सामने आया है जिसे जान और सुन कोई भी शर्मसार हो जाए। छात्राओं का उत्पीड़न करने का आरोप स्कूल की महिला वार्डन पर आया, जो स्कूल में खून के धब्बे देख आग बबूला हो गई। उसने मामले की पड़ताल करने के नाम पर विद्यालय में पढ़ रही 70 छात्राओं को क्लास में ले जाकर नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया। हमारे से कपड़े उतरवाए बच्चों के, बोल रही थी जो तुमने ना उतारे ना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी बहुत। तो सर हम तो बच्चे हैं, हम क्या करते, हमारी पिटाई करती फिर वो जो हम ना करते ऐसा। गंदी हरकतें उन्होंने पहले भी की है? हाँ जी, पहले भी जेल में चली गई थी जी, जब भी निमाल जी। ये मैडम जेल भी गई थी? हाँ जी। तो आपने से शिकायत DM साहब BSA या आपने मैंने स्टाफ से नहीं की चीजें? सर की थी, पर लेकिन जो बस सर के ड्राइवर थे ना, तो उन्होंने बड़े मैम को सब बात बता दी थी, फिर हमारी पिटाई भी हुई थी, धमकाया भी था हमें बड़े मैम ने। कार्रवाई होनी चाहिए मैडम पे, यहाँ से लिखवा दो इन्हें। छात्राओं की आप बीती जब घर वालों को मालूम चली तो हंगामा खड़ा हो गया। परिजन नारेबाजी करने लगे, आरोपी महिला वार्डन पर सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। हाँ जी, आज तो धमकावे थी, मारे थी, बतावे थे बच्चे, हम इन्हें फिर भी समझा के भेजे थे, मगर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मैडम है, अब बताओ ये गलती कैसे बर्दाश्त करेंगे हम। अभी छोटे बच्चों के साथ जो ऐसी हरकत की गई है, क्या ऐसे स्कूल में बच्चे पढ़ाओगे आप? नहीं जी, हम नहीं पढ़ाते। स्कूल बंद नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए जी, बिल्कुल। मामला मीडिया में आया तो शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश यादव ने आनन फानन में 7 सदस्यों की जांच टीम बना डाली और वार्डन सुरेखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर के हमने तत्काल एक्शन लिया, एक 5 सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने हर बिंदु पर जांच की और वो जांच आज आ गई है। हमने वार्डन को हटाने के लिए, वार्डन की संहिता समाप्त करने की संस्तुति अधिकारी महोदय को दी है। बच्चों से सिर्फ ये पूछा गया कि किसी बच्चे को कोई MC वगैरह की कोई प्रॉब्लम है क्या। कुछ बच्चों के साथ 10-10, 12-12 साल के बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, उन्हें जानकारी नहीं होती कि किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब जानने के लिए मैंने बच्चों से पूछा था या कपड़े उतरवाए थे उनके? कपड़े कोई नहीं उतरवाए गए, लेकिन बच्चों का आरोप है कि आपने कपड़े उतरवाए उनको। ये सब स्टाफ की साजिश है, क्योंकि स्टाफ नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ। छात्राओं के उत्पीड़न का यह मामला शर्मसार कर देने वाला है। जांच के नाम पर महिला वार्डन ने ऐसी हरकत की है कि कई छात्राओं के परिजन अब अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। ऐसे में योगी सरकार की जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है, उसे ऐसे मामलों पर जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि शिक्षा तंत्र पर से लोगों का भरोसा ना डिगे। योगेश सोमकुंवर, APN। जिस देश में बेटी बचाओ मुहिम चलती हो, बेटी पढ़ाओ मुहिम चलती हो, ऐसे देश में इस तरह की तस्वीरें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा विचलित करती हैं और ज़रूरी हैं ऐसी तस्वीरों पर कार्रवाई करना, ऐसी खबरों पर कार्रवाई करना। चलिए दूसरी खबरों की ओर बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। उन्होंने आज झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के बीजेपी सांसदों और नेताओं के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक बार फिर सभी सांसदों को लोगों तक सरकार की योजनाएं ले जाने और सरकार की उपलब्धियां बताने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों से सोशल मीडिया पर खासा ध्यान देने पर जोर दिया। गौरतलब है कि मोदी सरकार के 3 साल मई में पूरे हो रहे हैं। 6 राज्यों के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक में सरकार की तमाम नीतियों पर चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि पीएम ने सांसदों से मोबाइल के माध्यम से जनता से ज्यादा जुड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव मोबाइल के जरिए लड़ा जाएगा। पीएम ने सांसदों को सलाह दी कि सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियां बढ़ाएं और अपने कामों के साथ साथ सरकार के कामों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच लेकर जाएं। उन्होंने सांसदों से ये भी कहा कि अपने क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों और महिलाओं का सम्मेलन कराएं। साथ ही ऐसे लोगों की पहचान करें जिनको नए गैस कनेक्शन दिए जाने हैं। सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में पीएम मोदी सभी क्षेत्रों के सांसदों से अलग अलग मिलकर उन्हें आने वाले चुनावों के लिए कमर कसने की सलाह दे रहे हैं। पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि तमाम नीतियों का फायदा तभी मिल सकेगा
जब उसकी जानकारी और उसका फायदा चुने हुए सांसद लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। यही वजह है कि पीएम मोदी एक के बाद एक तमाम राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से आज एक्शन में दिखे। आज अचानक दिल्ली के जंतर मंतर वो पहुंच गए। उन्होंने धरने पर बैठे तमिलनाडु से आए किसानों से मुलाकात की और उनका दर्द जानने की कोशिश की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के अमीरों का कर्ज माफ किया है, लेकिन गरीबों की पुकार उन्हें सुनाई नहीं देती। तमिलनाडु में सूखे की मार और कर्ज में दबे किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। इसके लिए वो अनूठा तरीका अपना रहे हैं। किसान खोपड़ी लेकर विरोध कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर समर्थन देने के लिए उनके बीच पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। बीजेपी ने राहुल गांधी की बात पर प्रतिक्रिया दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल सिर्फ बात करते हैं, लेकिन हम काम करके दिखा रहे हैं। पिछले 3 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपया 50 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। इनकी क्या गलती है? इनकी क्यों नहीं मदद हो रही है? इनका कर्जा माफ क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इनकी बात सुने और जो इनकी मुश्किलें हैं उनको ठीक करें। मैं ये निश्चित कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एक जबरदस्त गरीब और किसान के पक्षधर सरकार है। ये पानी के विवाद या किसान की आत्महत्या है, ये सारी कांग्रेस के सरकार की देन है और उसको हम ठीक कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर कान में तेल डाले बैठी है। उसके मन में गरीबों और किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। करीब 16 दिन से चल रहे इस प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए टीएम के नेता कनिमोझी भी पहुंची। उनके साथ कुछ विपक्षी दलों के सदस्य भी थे। जेडीयू सांसद अली अनवर ने सरकार पर किसानों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। हमारा जो सिस्टम है इतना क्रूएल और हो गया है कि इनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। किसान मर रहे हैं और पानी की समस्या इनके सामने भयानक रूप से खड़ी हो गई है। प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों की मांग है कि केंद्र इन्हें 40,000 करोड़ का सूखा राहत पैकेज दे, साथ ही उनका कर्ज भी माफ कर दिया जाए। तमिलनाडु में इस वक्त पानी की काफी कमी हो चुकी है। जनता के पास न तो पीने का पर्याप्त पानी है और न ही खेती के लिए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 महीनों में करीब 300 किसानों ने आत्महत्या भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। एमसीडी चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना नया नारा भी जारी किया, नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। एक नया गाना भी जारी किया गया, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। ये गाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गाया है। दिल में भाजपा दिल्ली में, दिल्ली का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने कदम बढ़ा दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का इलेक्शन सॉन्ग और पोस्टर लॉन्च किया। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में स्लोगन के जरिए बीजेपी एक बार फिर एमसीडी पर काबिज होने का सपना देख रही है। पार्टी को उम्मीद है कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकासशील दिल्ली का सपना लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब होगा। मुझे विश्वास है कि हमारा उद्देश्य है, हम हर घर तक जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे। जो लोग निराश बैठे हैं उन्हें उठाएंगे, उनको चलाएंगे, दौड़ाएंगे। दिल्ली को कुछ लोगों ने रुलाने की कोशिश की है, हम दिल्ली को मुस्कुराहट देंगे। इस आधार पे हमारा कैंपेन है। दिल्ली में लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी बीजेपी एमसीडी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी कई दिग्गज चेहरे प्रचार के लिए उतरेंगे। योगी और शिवराज समेत करीब 9 मुख्यमंत्री और 10 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री पार्टी का प्रचार करेंगे। हालांकि विपक्ष भी बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। कांग्रेस पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को
तो जेडीयू नीतीश और लालू की जोड़ी को मैदान में उतारने जा रही है। अब दिल्ली के कॉरपोरेशन के चुनाव में अगर केंद्रीय मंत्री आएंगे, बीजेपी के मुख्यमंत्री आएंगे, तो जाहिर है विपक्ष को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। एमसीडी का चुनाव सभी पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट है। इस चुनाव में जीत दर्ज कर जहां बीजेपी इसे दिल्ली में वापसी से जोड़ना चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस भी ये साबित करने में पीछे नहीं रहना चाहती कि उसकी चमक अभी बाकी है। एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा इम्तिहान केजरीवाल सरकार को देना है, जिसे विधानसभा में 70 में से 67 सीटें मिली हैं। यहाँ हार का मतलब केजरीवाल की घटती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जाएगा। अंबुज पांडे के साथ योगेश सोम कुमार, दिल्ली, एपीएन। देश की कुछ और खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद राज्य में बहुमत हासिल करने में असफल रही। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पहुंचे पर्रिकर ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को धन्यवाद दिया। राज्यसभा में पर्रिकर ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान पर्रिकर ने दिग्विजय सिंह को विशेष धन्यवाद दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने इस दौरान करीब आधे घंटे तक लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग पर लगे इस जनता दरबार के दौरान कई मुस्लिम महिलाएं भी योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची और अपनी परेशानियों को बयां किया। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की परेशानियां सुनने और उनके हल के लिए हफ्ते में 2 दिन जनता दरबार लगा सकते हैं। ये उनका पहला जनता दरबार था। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधीन जो सीक्रेट ग्रुप काम कर रहा है, वो संदिग्ध वित्तीय लेन देन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के रडार के नीचे आ गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि फीडबैक यूनिट को 1 करोड़ रुपए का गुप्त सेवा निधि आवंटित किया गया था, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन पर केवल 50,000 रुपए खर्च किए गए। नए वित्त वर्ष की शुरुआत कुछ सख्त तरीके से होती लग रही है। सरकार ने लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ समेत लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दर 0.1% घटा दी है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होने जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको अपने निम्नलिखित खातों और योजनाओं में जमा रकम पर 1 अप्रैल 2017 से कम ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.6% हो जाएगी। 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.4% और 5 वर्षीय नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर ब्याज दर 7.9% हो जाएगी। विदेश गए लोगों के लिए पुराने नोटों को बदलने की सरकारी समय सीमा आज खत्म हो गई। पुराने नोटों को बदलने के लिए दिल्ली में आरबीआई के दफ्तर के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी सैकड़ों लोगों के नोट बदले नहीं जा सके। बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से पत्थरबाजी फिर से बढ़ गई है। दरअसल घाटी में पत्थर मारना कोई शौक या गुस्सा प्रकट करने का नहीं, बल्कि रोजी रोटी का एक साधन बनता जा रहा है। जी हां, कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए स्थानीय युवकों को पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन इन गुमराह युवकों को सुरक्षा बलों, पुलिस वालों और सरकारी संपत्ति पर पथराव करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के पैसे देते हैं। इस मामले में लोकसभा में गृह मंत्री ने आज बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना और सरकार पत्थरबाजों से कड़ाई से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद संगठनों के इशारे पर कश्मीर घाटी में युवाओं को बहकाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। लोकसभा में पत्थरबाजी को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान में बैठे संगठन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आतंकवाद से मजबूती से निपटने की बात दोहराते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद से जैसे निपटना चाहिए, हमारे जवान वैसे ही निपटेंगे। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद से जैसे निपटना चाहिए वैसे आतंकवाद से हमारे सेना के और सुरक्षा के जवान निपटेंगे। राजनाथ सिंह से पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य भी ये बात कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। Yeah, there has been a surge in the attack in the recent past, and the reason being that the neighboring country is sponsoring terrorism here, and at the same time the local youth are also
being motivated, and they are also joining in large number. पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के अंदर हालात बिगड़े रहें ताकि वहां पर डेवलपमेंट ना हो सके और कश्मीरी जो है वो भारत के खिलाफ हो। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर घाटी में शांति स्थापित हो और यहाँ विकास हो। पड़ोसी मुल्क कश्मीर का मुद्दा सुलगाए रहना चाहता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते सुरक्षा बलों पर पथराव करने का नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है, लेकिन देश की सेना ऐसी ताकतों से निपटने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ीसा दौरे से पहले नक्सलियों ने वहां हमला किया है। डोईकल्लू रेलवे स्टेशन पर 30 से ज्यादा नक्सलियों ने तोड़फोड़ की, 2 ब्लास्ट किए और वहां कुछ पोस्टर लगाकर फरार हो गए। पोस्टरों में पीएम मोदी के 15 अप्रैल के दौरे का कड़ा विरोध किया गया है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के डोईकल्लू रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार तड़के हमला हुआ, जहां बड़ी संख्या में नक्सलियों ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया और रेलवे स्टार को बाहर निकालने के बाद उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और धमाके किए। नक्सली हमले के चलते ट्रेन रूट बाधित हो गया। नक्सलियों के एक ग्रुप स्टेशन मास्टर के दफ्तर में घुस गया, जबकि दूसरे ग्रुप ने स्टेशन पर खड़ी एक गुड्स ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन के इंजन में भी धमाका किया। ब्लास्ट करने के बाद नक्सली वहां से 2 वॉकी टॉकी सेट लेकर फरार हो गए। लंबी दूरी की 9 ट्रेनें रोक दी गई। सीआरपीएफ और विशेष अभियान दल एसओजी के जवानों ने इस घटना के बाद इलाके में खोजी अभियान शुरू कर दिया है। And they first captured the station master, took him outside, and kept a minor ID inside his room and blasted. As a result, some office furniture has been damaged. There they tried to damage engine of the railway train and put a minor blast there also. After that, they released the station master and ran away. दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके जो सब कदम उठाए हैं, दोनों एक तरफ से पुलिस एक्शन, कोमिंग ऑपरेशन, दूसरी तरफ से जो विकास के स्टेप्स लिए गए हैं, नक्सलाइट्स का जो प्रभाव बहुत कम गया है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर कुछ पोस्टर भी लगाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अप्रैल के दौरे का कड़ा विरोध किया गया है। दरअसल बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की 2 दिन की बैठक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होने वाली है। बैठक 15 अप्रैल को शुरू होगी, जिसमें मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू समेत पार्टी के सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे। हाल ही में ओडिशा में हुए स्थानीय चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और माना जा रहा है कि अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी इसके लिए राज्य की जनता को धन्यवाद भी देंगे। नक्सलियों ने जो पोस्टर लगाए हैं, उनमें राज्य में वेदांता कंपनी के प्रोजेक्ट पर भी ऐतराज जताया गया है। ये भी कहा गया है कि कई अन्य संस्थाएं भी राज्य के हित के खिलाफ काम कर रही हैं। पोस्टरों में इस बात का भी विरोध किया गया है कि ओडिशा से बाहर के अधिकारियों को राज्य की पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ पदों पर तैनात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूं आज का दिन अदालत के नाम भी रहा और आज सुप्रीम कोर्ट में कई बड़ी खबरें आई। आखिरकार कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। हालांकि यहां भी उनका अड़ियल रवैया यूं ही बना रहा। उन्होंने कहा कि मुझे काम पर वापस नहीं आने दिया गया तो आगे अदालत में मैं पेश नहीं होऊंगा। सर्वोच्च अदालत ने जस्टिस कर्णन को हलफनामा देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। हालांकि जस्टिस कर्णन ने वहीं पर 7 जजों की बेंच के खिलाफ रिकवरी का आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बार बार के सम्मन के बावजूद कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन कई बार अदालत में पेश नहीं हुए। आखिरी बार सर्वोच्च अदालत ने उन्हें 31 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। जस्टिस कर्णन सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के सामने पेश तो हुए, लेकिन उनका रवैया अड़ियल बना रहा। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मैंने न्यायपालिका के खिलाफ कुछ नहीं किया, मैं भ्रष्ट जजों के खिलाफ लड़ रहा हूं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे न्यायिक काम वापस लेने से मैं मानसिक रूप से परेशान हो चुका हूं। मुझे गिरफ्तार करो या दंडित करो, लेकिन मुझे मेरा काम लौटा दो। जस्टिस कर्णन ने यह भी कहने से परहेज नहीं किया कि अगर उन्हें काम पर वापस नहीं भेजा गया तो वो अदालत में फिर पेश नहीं होंगे। Without hearing my say, the honorable judges passed that impugned order, which is against the principle of natural justice and also against the prime articles 40-21 of the Constitution. Against that order, I won't file an appeal where there is no appeal forum.
Therefore, the honorable judges with malafide intention constitute the bench and harassing me continuously. I am not satisfied with the honorable judges' judicial order. यही नहीं, जस्टिस कर्णन ने अदालत में ही सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के खिलाफ आदेश पारित कर दिया कि सभी जजों ने 14 करोड़ रुपए का हर्जाना दिए जाने के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाई। इसलिए सभी जजों के वेतन से हर महीने 50 रुपए तब तक काटे जाएं जब तक 14 करोड़ रुपए का हर्जाना पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि कोई और अदालत इस बारे में कोई दखल नहीं दे सकती। जस्टिस कर्णन 2011 से पूर्व के कई और जजों पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि दलित होने की वजह से वो उन्हें परेशान करते रहे। जस्टिस कर्णन ने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री को लिखे खत में 20 मौजूदा और रिटायर्ड जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के इस तरह के खत और अलग अलग जगह पर दिए गए बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर अवमानना का मुकदमा शुरू कर दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को एक और मौका दिया है। कोर्ट ने उन्हें अपनी पूरी बात रखने के लिए 4 हफ्ते में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज शराब से जुड़े 3 अहम फैसले सुनाए हैं। राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर रोक बरकरार रहेगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए फैसले में थोड़ा सा बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घनी आबादी से गुजरने वाले राजमार्गों पर 500 मीटर से कम दूरी पर शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं मिलेगा, जबकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने यह दूरी घटाकर 220 मीटर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपने फैसले में कहा था कि हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद की जाएं और जिनका लाइसेंस 31 मार्च तक है उन्हें दोबारा लाइसेंस नहीं दिया जाए। एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जिसमें राज्य के 3 जिलों चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी के आदेश दिया गया था। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जवाब भी मांगा है। जबकि एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी के मामले में शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दे दी है। शराब कंपनियों की तरफ से कहा गया कि शराबबंदी कानून के वक्त से उनके गोदामों में शराब का स्टॉक पड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने 30 मार्च को ही प्रस्ताव पास करके 30 अप्रैल तक कंपनियों को गोदाम से शराब निकालने की मोहलत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। उधर देश भर के हाई कोर्टों और जिला और बाकी निचली अदालतों में आज कामकाज ठप रहा। यह हड़ताल विधि आयोग के प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 के खिलाफ की गई। हड़ताल की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की 6 जिला अदालतों में काम नहीं हुआ। वकीलों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन उनके खिलाफ है। प्रस्तावित संशोधन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यप्रणाली में भी भारी बदलाव की सिफारिश की गई है। संशोधन विधेयक के मुताबिक BCI के आधे से अधिक सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और मुख्य सतर्कता आयुक्त वाली एक समिति नामित करेगी। 8 अप्रैल को सभी राज्य बार काउंसिल के सदस्य, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के संघों के पदाधिकारी BCI ऑफिस दिल्ली में बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा को लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। चीन ने 1 महीने में दूसरी बार दलाई लामा के दौरे को लेकर भारत को अब चेतावनी देने की कोशिश की है। चीन ने कहा है कि भारत के इस कदम से दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। चीन ने कहा है कि उसके राजनीतिक प्रण का सम्मान किया जाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ली कंग ने कहा कि हम दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा की खबर से काफी चिंतित हैं। इस मसले पर चीन की स्थिति साफ और अडिग है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है, लेकिन भारत ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। आगे हम याद करेंगे मीना कुमारी को, लेकिन इससे पहले आज के इतिहास की बात करते हैं। मार्च का आखिरी दिन यानी 31 मार्च 1774 में भारत में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला था। 31 मार्च 1870 में अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत नागरिक ने वोट दिया था और 31 मार्च 1889 में फ्रांस में एफिल टावर को आधिकारिक रूप से खोला गया था।
और 31 मार्च 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण मिली थी। 31 मार्च 1972 में भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का निधन हो गया था। 31 मार्च 1986 में मेक्सिको में विमान संख्या 940 के दुर्घटनाग्रस्त होने से 167 यात्रियों की मौत हो गई थी। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो के लिए मशहूर मीना कुमारी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। 40 बरस की जिंदगी में महजबीन उर्फ मीना कुमारी ने खुशियां कम दर्द ज्यादा जिया था। 4 साल की उम्र में न चाहते हुए भी एक्टिंग में उन्हें धकेला गया, जिससे उन्हें अपने पिता से नफरत सी हो गई। लेखक निर्देशक कमाल अमरोही का कुछ बरस साथ मिला तो फिर तन्हा हो गई। ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी के धर्मेंद्र से भी करीबी रिश्ते रहे, जो कमाल से अलग होने की वजह से भी बने। बेबी मीना के नाम से पहली बार फिल्म फरजंद ए हिंद में नजर आई। इसके बाद कई फिल्में की उन्होंने, लेकिन स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद उन्हें शोहरत मिली और कमाल के साथ उनका निकाह भी हो गया। बैजू बावरा से पाकीज़ा के बीच की जिंदगी दर्द और तन्हाइयों से भरी रही है। इस बीच भी उनकी अदाकारी का आलम यह था कि 1963 के 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्मों मैं चुप रहूंगी, आरती और साहिब बीबी और गुलाम नॉमिनेट हुई और तीनों में ही मीना कुमारी ही थी। मीना कुमारी को पर्दे पर देखना एक अनुभव है। मीना कुमारी की कुछ खूबसूरत यादों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आज बस इतना ही। नमस्कार।